हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है इंड्योरेंस बाइक की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। ऐसी स्पेसिफिकेशंस जो कि एक इंड्योरेंस बाइक को रियल में एक इंड्योरेंस बाइक बनाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी की जो बाइक हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एरो रेस, इंड्योरेंस, साइक्लोक्रॉस, सिटी बाइक्स, माउंटेन बाइक्स और ग्रेवल शामिल हैं, जिनके बारे में आप बेसिक जो नॉलेज है वो रखते हैं। लेकिन आज हम इंड्योरेंस बाइक के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर इंड्योरेंस बाइक के अंदर होनी चाहिए अगर हम उसे परचेज़ करने के लिए जाते हैं। तो ये जो एपिसोड है एक नए राइडर के लिए और किसी भी एक्सपीरियंस्ड राइडर के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा और वह ये चूज़ कर पाएगा कि उसे सही तरीके से एक इंड्योरेंस बाइक को कैसे चूज़ करना है। और यही सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एक आप इंड्योरेंस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स सीरीज़ में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वेट का। एक पर्टिकुलर इंड्योरेंस बाइक जिसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलाना है तो उसका जो एक स्टैंडर्ड वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 kgs के अराउंड होना चाहिए। ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 7.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। होने को तो बहुत सारी ऐसी इंड्योरेंस बाइक्स हैं जो कि 10 लाख रुपए के करीब जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतने कम वेट की इंड्योरेंस बाइक को परचेज़ करते हैं तो वो यूज़लेस है। एज ए थंब रूल 8.5 टू 9.5 kg के बीच में आपकी जो इंड्योरेंस बाइक है उसका वेट होना चाहिए, ताकि आप अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा पाएंगे और रोड के ऊपर वो बाइक जो है वो प्रैक्टिकल भी होगी। अब राइडर्स सेकंड जो पॉइंट है वहाँ पर हम बात करेंगे रीच की। रीच का मतलब है कि जब भी कोई राइडर साइकिल चलाता है तो अपने हैंडल बार को वो कितना आसानी से ग्रैब कर सकता है। रीच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही राइडर को स्ट्रेच करना पड़ेगा और उतना ही वो एरो पोजीशन के अंदर आएगा, और जितना एरो पोजीशन के अंदर आएगा उतना ही डिस्कम्फर्ट जो है राइडर के लिए बढ़ेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंड्योरेंस कैटेगरी की, तो यहाँ पर कंफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आपने बाइक को लंबी दूरी तक चलाना है। तो यहाँ पर जो रीच है उसका एक थंब रूल है। आपकी जो रीच है लगभग 36 सेंटीमीटर से लेकर 38 सेंटीमीटर के बीच में ही होनी चाहिए। ज़्यादातर आप पाएंगे कि 36 सेंटीमीटर से लेके 38.5 या 38.8 सेंटीमीटर तक भी कई बाइक्स के अंदर, कई इंड्योरेंस बाइक्स के अंदर आपको रीच मिलेगी, जो कि एक स्टैंडर्ड है। बहुत सारी बाइक्स ऐसी हैं जैसे कि स्कॉट की जो एडिक्ट सीरीज़ है उसमें लगभग 38.5 के करीब जो है वो रीच है। उसकी रीच थोड़ी सी, अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी इंड्योरेंस बाइक से, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जो है मेरा यही कहना है कि थंब रूल और जो स्टैंडर्ड है वो 36 टू 38 है। इसके बीच में अगर रीच होगी तो राइडर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और लंबी दूरी तक अपनी बाइक को बड़ी आसानी से चला पाएगा। अब राइडर्स जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कंसीडर करना है किसी भी इंड्योरेंस बाइक को परचेज़ करते वक्त, वो है उसका व्हील। अब जो व्हील सेट है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक हाई एंड एल्यूमिनियम मेड। अगर आप हाई एंड एल्यूमिनियम मेड का जो व्हील सेट है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि 32 मिलीमीटर डीप होगा, वो आपकी इंड्योरेंस बाइक के लिए बेस्ट होगा। इसके अंदर डैमेज होने की चांसेस भी कम होंगे और जो आपकी बाइसिकल का जो व्हील है उसका जो लॉन्जिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। अगर इसकी जगह आप कार्बन व्हील का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 32 मिलीमीटर डीप ही कार्बन व्हील का इस्तेमाल करें या 51 मिलीमीटर डीप का इस्तेमाल करें, कई बार तो 60 मिलीमीटर डीप का भी इस्तेमाल करते हैं, वो एक यूज़लेस प्रैक्टिस है। इससे आपका जो बाइसिकल का वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जो प्राइस है
वो काफ़ी शूट अप कर जाएगा और आपको इंड्योरेंस बाइक के अंदर इस टाइप के कार्बन व्हील की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई बार मैंने ये पाया है कि लंबी राइड्स के अंदर जहाँ पर आप अल्ट्रा राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर व्हील डैमेज जो है मैंने देखा है। और अगर आप हाई एंड एल्युमिनियम अलॉय का व्हील अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर डैमेज के चांसेस भी कम होते हैं, इजी टू रिपेयर भी होता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप व्हील परचेज़ करते हैं तो 32 मिलीमीटर एक स्टैंडर्ड है और दूसरा हाई एंड एल्युमिनियम अलॉय का जो व्हील है वो आप इस्तेमाल कीजिए। अब राइडर्स हम बात करेंगे पीडल्स की। जो फोर्थ पॉइंट है वहाँ हम बात करेंगे कि कौन से टाइप का पीडल जो है एक इंड्योरेंस बाइक के लिए बेस्ट होता है। देखिए, ऐसा पीडल जहाँ पर वेट जो है आप कट कर पाएँ सही तरीके से, एक्स्ट्रा वेट लेकर आपको कम से कम पीडल की तरफ से चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है सबसे पहली है, अगर आप शिमानो का ड्यूरा एस का पीडल या फिर अल्टेग्रा का पीडल जिसका वेट जो है रिस्पेक्टिवली, अगर ड्यूराइस का हम लेते हैं तो 228 ग्राम का जो पेयर है वो आपको मिलेगा। अगर आप अल्टेग्रा का पीडल इस्तेमाल करते हैं तो 248 ग्राम्स का आपको मिलेगा। तो लगभग अल्टेग्रा जो है 250 ग्राम का है और जो ड्यूराइस है वो 225 ग्राम का है। इसके अलावा तीसरी जो ऑप्शन है वो है आपके पास लुक्कियो। लुक्कियो जो है थोड़ा सा वेट में हैवी होगा। लगभग इसका जो वेट है नॉर्मल लुक्कियो थर्ड जनरेशन का वो है 280 ग्राम। लेकिन इसी का अगर आप कार्बन वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसका वेट होगा लगभग 220 ग्राम, यानी कि शिमानो ड्यूरा एस से भी 10 या 8 ग्राम कम। तो ये सभी ऑप्शंस हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं अपनी इंड्योरेंस बाइक के अंदर एज ए पीडल। अब राइडर्स जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रुप सेट का। अब किसी भी एक क्लासिकल इंड्योरेंस बाइक के अंदर किस टाइप का ग्रुप सेट होना चाहिए। देखिए, जो ग्रुप सेट है वो आप पाएंगे कि इंड्योरेंस बाइक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट भी है। 10-10 लाख रुपए की भी जो बाइसिकल हैं, 7 या 8 लाख रुपए की जो बाइसिकल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट आपको दिया जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट किसी भी इंड्योरेंस बाइक के अंदर बिल्कुल यूज़लेस है। आपको मैकेनिकल ग्रुप सेट की तरफ जाना चाहिए। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है 105 12 स्पीड जो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं और अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग राइड्स के अंदर इसका जो रिपेयर है वो इजी होता है, ब्रेकडाउन के चांसेस कम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रेकडाउन है किसी भी टाइप का आपको इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट के अंदर देखने को मिल सकता है किसी भी डैमेज के कारण। वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी किसी भी डैमेज के कारण। और दूसरा, जो अल्ट्रा राइड्स हैं यानी कि 1200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की जो राइड्स हैं, वहाँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मैकेनिकल ग्रुप सेट का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आपकी 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 और 1700 किलोमीटर की राइड्स आती हैं। अब राइडर्स जो सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है किसी भी इंड्योरेंस बाइक की वो है उसका फ्रेम। अब जो फ्रेम है आपको बहुत ही हाई एंड कार्बन फ्रेम्स भी मिलेंगे मार्केट के अंदर, लोअर एंड कार्बन फ्रेम भी मिलेंगे, हाई एंड एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है और मुझे जो लगता है कि इंड्योरेंस बाइक के अंदर किस टाइप का फ्रेम होना चाहिए वो है हाई एंड एल्युमिनियम अलॉय या फिर लोअर एंड कार्बन का जो फ्रेम है वो सफिशेंट है किसी भी इंड्योरेंस बाइक के लिए। अगर इस टाइप का फ्रेम उसमें है तो वो बेस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड कार्बन फ्रेम की बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी इंड्योरेंस बाइक के अंदर। अब राइडर्स, सेवंथ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट किसी भी इंड्योरेंस बाइक की जो कि क्लासिकल इंड्योरेंस बाइक है वो है ब्रेक्स की। देखिए, ब्रेक्स बेसिकली 3 टाइप के आपको जो हैं वो मिलेंगे। सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो है रिम ब्रेक, दूसरा मिलेगा आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक और तीसरा मिलेगा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। अब मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है आप जो है रिम ब्रेक्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें और दूसरा आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करें। मैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक इसलिए नहीं कह रहा, हालांकि वो बहुत ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब भी आप लॉन्ग राइड्स करते हैं और ख़ास करके जब आप ऑडेक्स राइड करते हैं तो उस केस के अंदर होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है
कि आप अपने घर के नज़दीक से ही उन राइड्स को करें। कई बार होता है कि आपको 100 या 200 किलोमीटर या किसी पर्टिकुलर राइड के लिए लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस केस के अंदर आपको अपनी बाइसिकल को डिसमेंटल करना पड़ता है। जब भी आप अपनी बाइसिकल डिसमेंटल करते हैं तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाइक का व्हील हटाने के बाद अगर आपने ब्रेक लीवर को प्रेस कर दिया तो उसके बाद आपकी बाइक एट द स्पॉट कंडम हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। आपको दोबारा से उस पर्टिकुलर जो ब्रेक है उसको ब्लीड करना पड़ेगा। ब्लीड करने के बाद दोबारा से उसे जो ब्रेक ऑयल है उससे रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम से आपको बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करें या रिम ब्रेक का इस्तेमाल करें। वहाँ जो है, जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, वहाँ पर जैसे ही आप व्हील को रिमूव करते हैं फ्रेम से तो आपको स्पेसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेसर को आपने दोनों डिस्क ब्रेक पैड्स के बीच में आपको लगाना है। तो आपको बस बहुत ही ओवर कॉशियस होके ये चीज़ को करना है। अगर आप गलती से भी फ़र्ज़ कीजिए अगर आप 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और गलती से भी अगर ये ऐसा होता है कि आपके पास एक ही बाइक है और वो ब्रेक लीवर प्रेस होता है तो आपकी पूरी राइड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो रिकमेंडेशन यही है कि रिम व्हील्स या फिर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। अब राइडर्स 8 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी इंडोरेंस बाइक के लिए है वो है उसकी सैडल। हालांकि सैडल जो है कोशिश कीजिए कि आप स्टॉक सैडल जो है जो कंपनी दे रही है वो बेस्ट होती है, आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो सैडल का टॉपिक है थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, तो उस केस के अंदर आप अपने नीड के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी जो सैडल है उसे चूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर एक सबसे कंफर्टेबल जो सैडल है वो ब्रूक्स की आती हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेदर की जो ये सैडल्स आती हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है अगर रेनी वेदर है, अगर उस सैडल के ऊपर, उस लेदर की सैडल के ऊपर पानी लगेगा तो वहाँ उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें अपने हिसाब से किसी भी सैडल को चूज़ करें जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और बेस्ट सूट आपको करती है। बट राइडर्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो सैडल है वो बहुत ज़्यादा कुशनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कुशन वाली या पैडिंग वाली अगर आप सैडल का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा राइड्स के अंदर तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब राइडर्स, इंड्योरेंस बाइक की एक और मेजर रिक्वायरमेंट है, वो है शॉक एब्जॉर्बेंस। अब ये जो डैम्पनिंग मैकेनिज़्म है जो कि अलग अलग इंड्योरेंस बाइक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसी भी राइड को कंफर्ट करने के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लंबी राइड करते हैं तो आपको किसी भी टारमेक से, किसी भी रोड से जो वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं वो वाइब्रेशंस को डैम्पन अगर किया जाएगा तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथों की, पैरों की, बटक्स की जो नमनेस है वो नहीं आपको जल्दी से आएगी और आप लंबे टाइम तक बड़ी आसानी से राइड कर पाएंगे। उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा कैननडेल साइनेप्स का, जिसका जो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो ही इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो वाइब्रेशंस की डैम्पनिंग करता है। दूसरा है ट्रैक की जो डोमाने जो बाइक है उसके अंदर जो रियर जो सीट पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने एक डैम्पनिंग मैकेनिज़्म लगाया है जिसको वो आइसोफिक्स बोलते हैं। अब ये जो आइसोफिक्स की जो टेक्नोलॉजी है ये भी जो है टारमेक से आने वाले वाइब्रेशंस को डैम्पन करती है। इसके अलावा तीसरा जो है जायंट की डिफाई जो सीरीज़ है वहाँ पर सीट पोस्ट जो है वो इस टाइप से डिज़ाइन की है कि वो फ्लेक्सिबल होकर जो है वाइब्रेशन को डैम्पन करती है। और जो फोर्थ है वो स्पेशलाइज्ड की रूबे जो बाइसिकल है उसका जो फ्रंट हैंडल बार है, हैंडल बार के जस्ट नीचे जो हेड है हैंडल बार का, वहाँ पर डैम्पनिंग मैकेनिज़्म है उन्होंने लगाया है। तो इस टाइप के जो डैम्पनिंग मैकेनिज़्म हैं इस टाइप की बाइसिकल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रेफर कीजिए कि इस टाइप की बाइक्स में से ही अपनी एक बाइक चूज़ कर सकते हैं। अब राइडर्स, जो 10th इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फ्रंट लाइट और रियर टेल लाइट का। हालांकि ये बाइक का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अब जो लेटेस्ट कैननडेल साइनेप्स जो रिलीज़ हुई है उसके अंदर रियर टेल लाइट और फ्रंट लाइट इंटीग्रेटेड है। अब
यहाँ पर ज़्यादातर जो बाइसिकल मार्केट में है वहाँ पर हेडलाइट और टेल लाइट साथ में नहीं आती हैं। तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप किसी लॉन्ग राइड के ऊपर जाते हैं, 200 या उससे ऊपर की राइड, तो आपने अपने साथ एक रिचार्जेबल हेड लाइट और टेल लाइट आपने अपने पास रखनी है। और दूसरा जो है, एक ऐसी हेड और टेल लाइट रखनी है जिसके अंदर आप जो है सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि AA या AAA टाइप के जो सेल्स हैं। तो दोनों टाइप की अगर आप अपने साथ हेडलाइट और टेल लाइट रखेंगे तो लंबी राइड्स के अंदर आपको वो हेल्पफुल रहेंगी। और राइडर्स, अब फाइनली मैं आपको कुछ ऐसी बाइक्स बताने वाला हूँ जिन इंडोरेंस बाइक्स के अंदर से आप अपने लिए कोई भी एक बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ बाइक्स हैं जैसे कि कैननडेल साइनेप्स, ट्रैक डोमानी, जायंट की डिफाई, स्पेशलाइज्ड रूबे, स्कॉट की एडिक्ट। मुझे नहीं पता कि स्कॉट वालों ने ये एडिक्ट सीरीज़ क्यों निकाल रखी है, अपने तो समझ के बाहर है। ट्राइबन की RC 520, पिनारेलो एक्स और कैनियन की इंड्यूरेस। तो ये कुछ ऐसी बाइसिकल्स हैं जिसमें से आप अपने लिए जो है इंडोरेंस बाइक को चूज़ कर सकते हैं, जो भी बेस्ट आपको लगती है और जो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर खरा उतरती है, आप उसे परचेज़ कीजिए और अपनी अल्ट्रा राइड्स का मज़ा लीजिए। तो राइडर्स, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी भी इंडोरेंस बाइक्स के अंदर होने ही चाहिए। और अगर ये जो चीज़ें हैं किसी भी इंडोरेंस बाइक में होंगी तो वो बन जाएगी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडोरेंस बाइक। और जो साइज़ है वो फ्रेम साइज़ आपने अपनी हाइट के हिसाब से तो इस्तेमाल करना ही है। जब आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फ्रेम साइज़ को लेंगे और उनमें ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये होंगी, तो आपके लिए बन जाएगी वो वर्ल्ड की बेस्ट इंडोरेंस बाइक और आप उसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर एपिसोड से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।